दोस्तों नमस्कार। तो आज फिर एक नए मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात ठीक ठाक लगती हो, सुनने में कुछ रस मिलता हो और कुछ तार्किक और तथ्यात्मक चीजें समझ में आती हो, तो अब मैं भी कहना शुरू कर रहा हूँ कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि सोशल नेटवर्क और जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कहने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर इस बात का बहुत महत्व है और न कहना भी अशिष्टता मानी जाती है। तो मैं शिष्ट बना रहना चाहता हूँ। तो फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो करिए। जहाँ पर भी मैं मिलता हूँ कुछ कमेंट भी लिखिए। आपकी बातें सुनकर अच्छा भी लगेगा और कुछ बुरा भी लगेगा। कुछ बुरा लगेगा तो क्यों बुरा लगा, अच्छा लगेगा तो क्यों अच्छा लगा, इसको भी सोचा जाएगा और कुछ और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि सहमति और असहमति यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और सहमत असहमत होना चाहिए। बस एकदम से सहमत और एकदम से असहमत होने की जरूरत नहीं है। और फिर सहमति और असहमति दर्ज कराने और शब्दों में व्यक्त करने के जो तरीके हैं वो थोड़े शालीन और अच्छे होने चाहिए, कि हम कहीं भी कुछ भी लिखें और कहें तो लगे कि हमारे पास शब्द हैं और मर्यादित तरीके से भी चीजें कही और समझाई जा सकती हैं। हमें किसी भी कीमत पर हिंसक नहीं होना है, तोड़फोड़ नहीं करना है, अपनी बात कहते रहना है। और लोकतंत्र में मर्यादित तरीका यही है। हास्य, व्यंग, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, ये सब चीजें भी इसी का हिस्सा होती हैं, जो समाज में कहने और सुनने के तरीके पर ही आधारित होती हैं, जिसमें ऑडियो, विजुअल और तमाम तरह के दृश्य और श्रव्य माध्यम भी इसमें अपनी भूमिका निभाते ही हैं। और तकनीक और साधनों की उपलब्धता के आधार पर चीजों को गढ़ा और रचा जाता है और इसे समय के साथ निरंतर बेहतर से बेहतरीन किया जाता है। और विज्ञान इसमें बहुत बड़ा खेल कर रहा है। अवतार जैसी फिल्में नए डायमेंशन में विज्ञान को देखने और समझने को में मदद कर रही हैं। मतलब विज्ञान को देखने में कि देखो विज्ञान ऐसा कर सकता है। तो तकनीक के स्तर पर हम जितना महारत हासिल करते हैं, उसी के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं कि हम समाज को कैसा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं और किस तरह के समाज में किस तरह के नैरेटिव हम चला रहे हैं। इसमें इस तरह की भूमिकाएं होंगी, अतीत, वर्तमान, भविष्य। समय को समझने की एक धारणा है। मतलब ऐसे ही जो हमारी स्मृतियां हैं वह लेखन में भी हैं और आप तो ऑडियो विजुअल माध्यम में भी आ गए हैं। तमाम ऐतिहासिक तरीके, पुरातत्व से लेकर लिखना पढ़ना आने तक से जो इतिहास और परंपराएं हुई हैं, जो मनुष्य के विकास में, मनुष्य को बनाने में, मानव को मानव के रूप में जो हम देख रहे हैं, उसमें उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम जैसे हैं वह कोई एक दिन में नहीं बने हैं, उसको वैसा बनने में हजारों साल लगे हैं। सभ्यताएं, संस्कृतियां धीरे धीरे अपने आप को परिमार्जित करती रहती हैं। एकदम से अच्छा और एकदम से बुरा किसी काल में कुछ नहीं था, पर एक देश और समाज का निर्माण करने के लिए कुछ मूलभूत अवधारणाओं को साथ में लेकर चलना पड़ता है। अब आते हैं मुद्दे पर। अच्छा निबंध था शायद, कुछ शब्द अच्छे आ गए। तो अब आते हैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार प्रदेश में निवेश हो, इसके लिए पूरी कैबिनेट प्रदेश की, हमारे मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारी
विदेशों का और देश का दौरा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कैसे ले आया जाए, और अच्छे खासे आश्वासन मिल रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे मुख्यमंत्री विगत दिनों मुंबई का दौरा किया, और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो है, जिसे बोलचाल की भाषा में बॉलीवुड कहा जाता है, तो सिनेमा, साहित्य और देश की समझ रखने वाला कोई भी आदमी इस नाम से सहमत नहीं है। हमारा फिल्म उद्योग है, मुंबई का जो फिल्म इंडस्ट्री है, तो वहाँ के लोग इस समय काफ़ी दुखी चल रहे हैं, क्योंकि एक बाइकआउट मूवमेंट चला हुआ है जिसमें लोग बॉलीवुड का, मतलब मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री का बहिष्कार कर रहे हैं। तो उसके प्रतिनिधि के तौर पर सुनील शेट्टी जी ने योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन किया कि इस बाइकआउट मूवमेंट को रोकिए। यह कहने का मतलब ही है कि इसके पीछे भाजपा और भाजपा समर्थित लोगों का हाथ है। अगर ऐसा मानते हैं तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि वो बाइकआउट मूवमेंट है क्या, इसको भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो हमारा साहित्य है उसी का एक तकनीकी रूप सिनेमा, टीवी, इंटरनेट या जिस पर भी जो बातें कही जाती हैं, लिखी जाती हैं, मंचित की जाती हैं, वह साहित्य का ही विस्तृत रूप है। और उस पर क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है, अब यह भी सवाल जरूरी है और उठना चाहिए। एक लापरवाह समाज और उस पर तमाम चीजें धीरे धीरे थोपी जा रही थी। कुछ भी कहा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में वह भी हंसता है। पर जब उसने गौर करना शुरू किया और कुछ लोगों ने बताना शुरू किया कि देखिए फला फिल्म की कहानी में कौन नायक है, कौन खलनायक है, किस पात्र का क्या नाम है, क्यों नाम है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जब इस पर थोड़ा सा गौर किया जाने लगा तो लगा कि यार हमारी जो सभ्यता, संस्कृत और प्राचीनता से जुड़ी चीजें हैं उनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। जो घर का नौकर है उसका नाम रामू और लखन क्यों है, जो कम बुद्धि का आदमी है उसका भोला नाम क्यों है, और जो महिला पात्र खलनायिका की भूमिका में है, विलेन है, उसका नाम सीता और राधा क्यों है, या फिर कुछ ऐसे संवाद जानबूझकर क्यों भरे जा रहे हैं जो सीधे सीधे आस्था और ज्ञान की जो परंपरा रही है उसको एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक समाज जब इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था तो वह भी हंसता था कि मंदिरों में देवी देवताओं को आस्तिक नास्तिक होने को ऐसे ही कहा क्यों जा रहा है। बाकी जो रिलीजियस बिलीफ है उनको भी तो ऐसा कहा जा सकता है, उस पात्र को इस नाम से भी तो संबोधित किया जा सकता था, पर नहीं, ऐसा नहीं किया जा रहा था। हीरो और विलेन में विलेन को किन किन प्रतीकों से दिखाया जा रहा है, और डाकू फलाना ठाकुर ही क्यों हो रहा है, या फिर जो विलेन है वो तिलक लगाए जनेऊ धारण किए वाला ही क्यों है। यह भी एक हमारे जो अचेतन मन में धीरे धीरे इन कहानियों के माध्यम से समाज में घृणा को स्थापित किया जाता है, और सही और गलत का जो नरेटिव चलाया जाता है और उसमें एक स्थापित जो सत्य है उसको और मजबूत किया जाता रहता है। वह सत्य है नहीं, उसको स्थापित किया जा रहा है। और इस सिनेमा को चलाने वाले कौन लोग हैं, इस पर भी सवाल उठने लगा, किस विचारधारा के लोग हैं। जब ऐसी बातें होने लगी तो फिर जनता ने गौर करना शुरू किया कि हाँ यार ये तो सच है, फला फिल्म में ऐसे डायलॉग था, ये बोल रहा था, गाने के बोल ये थे और इस चीज को ऐसे कहा जा रहा था। तब लोगों को समझ में आने लगा, और ये जो मूवमेंट है, इस तरह की जो समझ है, अब लोग समझने लगे हैं। अब किसी एक आदमी को यह बात बतानी नहीं पड़ती कि ये आपके साथ गलत बताया जा रहा है, गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्योंकि अब जो आम लोग हैं उन्होंने देखना और सोचना सीख लिया है।
कि हमको कैसी चीज़ें देखनी है, कैसी चीज़ें नहीं देखनी है। अब जैसे सिनेमा उद्योग को देखिए, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, इसको कौन लोग चला रहे हैं, कैसे लोग चला रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेंगे। और कुछ लोगों के विरोध में जाएंगे, उनके जाति और धर्म भी होंगे, और वो किस संगठन से बिलोंग करते हैं ये भी होगा। अगर इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं तो इतने अफसोस की बात है। अब सोचिए, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, फिर हमारा कन्नड़ फिल्म उद्योग है, तेलुगु फिल्म उद्योग है। कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा को देखिए, उसका फोकस क्या होता है? परिवार, वहाँ का सभ्यता, संस्कृति, जो हमारी प्राचीन मूल्य हैं उसको कैसे नए संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। तकनीक का इस्तेमाल तो इसलिए भी किया जा सकता है। अब वहीं देखिए, तेलुगु और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा इस तरह से, मलयालम और तमिल सिनेमा को देखिए, उसमें भी जो क्रिश्चियनिटी और कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा और अपने आप को एथिस्ट साबित करने वाले लोग किस तरह के नरेटिव के पक्ष में पात्रों का नाम रखते हैं और उसमें किस तरह से कैरेक्टराइजेशन करते हैं, किस चीज़ को सही और किस चीज़ को गलत साबित करते हैं, थोड़ा गौर करिए तो एक अलग सिरे से विवाद यहाँ भी हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश, बिहार में भोजपुरी सिनेमा को देखिए, इनको तो पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये भोजपुरी सिनेमा के नाम पर वही चीप पोर्न देने की कोशिश करते हैं। आप कितने दिन चलोगे? अरे यहाँ का भी अपना एक कल्चर है, उसको भी आप बता और कह सकते हैं। और सिनेमा के प्रस्तुतिकरण में जरूरी नहीं है कि विलेन नशाखोर ही हो और हत्याएं, बलात्कार ही करे, और भी कहानियां गढ़ी जा सकती हैं, कही जा सकती हैं। फिर रामायण और महाभारत से जुड़ी जो कथानक हैं, पात्र हैं, एक एक पात्र पर पता नहीं कितने भागों में सिनेमा बनाया जा सकता है, उनसे प्रभावित बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। और ये यूट्यूब और सोशल नेटवर्क के आ जाने की वजह से जो विचारों को डिसेंट्रलाइज तरीके से कहने का माध्यम मिला है, यह बहुत बड़ी ताकत है। और हमारे बहुत सारे लोग अब चीज़ों की बहुत ही बेहतरीन व्याख्या कर रहे हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद में जो है, जो फिल्म सिटी बन रही है, वह शायद इस क्षेत्र में अच्छा काम करेगी। और सिनेमा बनाने वाले, अच्छी कहानी लिखने वाले और अच्छे तरह से भारत को दुनिया में प्रस्तुत करने वाले लोग चाहिए। हीन भावना से ग्रसित लोगों को अब भारत का नागरिक नहीं स्वीकार करेगा। हम एक आधुनिक, प्रॉस्पेरस, वैज्ञानिक सोच वाले भारत को भी तो दिखा सकते हैं, वही रोते रहने वाले। अब देखिए, ओटीटी पर एक क्रिमिनल साइकोलॉजी और क्रिमिनल बेस्ड अजीब से सीरियल बन रहे हैं, सिनेमा बनाया जा रहा है और यूपी बिहार के नाम पर उसको बेचा जा रहा है। हाँ ठीक है, कुछ सही गलत था, लेकिन इस तरीके से गाली गलौज और बदतमीजी वाली चीजें दिखाने से आप समाज को कौन सी दिशा देंगे? ठीक है, दिखाइए, बाजार है, चीजें चलती हैं और इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी भी मानी जाती है। फिर आप जो अपने नवयुवकों और युवकों के लिए जो है आदर्श किस तरह का बना रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस तरह की बातें उपदेशात्मक लगती हैं। पर सोचिए, जिस तरह के संगीत आप रच रहे हैं उसमें किस तरह के जज्बे को जन्म देता है। अब पंजाब का उदाहरण लीजिए, पंजाब में जिस तरह के रैप पंजाबी में गाए जाते हैं, कहे जाते हैं, उसमें जिस तरह के वीडियो रहते हैं, जिस तरह की भाषा रहती है, उसमें लड़कियों या फिर कहिए महिलाओं के लिए नशा को लेकर और गन को लेकर जिस तरह से वो बात बोल रहे हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सोचिए वो पंजाब को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और पंजाब के नवयुवकों को क्या बनाना चाहते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, कुछ अच्छा लिखिए, अच्छा करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। हमारे प्रदेश में भी फिल्म सिटी होनी चाहिए और अच्छा सिनेमा बनना चाहिए। वैसे बात पर आप यकीन करिए कि किसी बाइक के बाइकआउट करने से सिनेमा हिट या फ्लॉप नहीं होगा, या समर्थन करने से भी हिट नहीं होगा। अगर आप अच्छी कहानी को अच्छी तरह से ईमानदारी से प्रस्तुत करेंगे
और देश और समाज के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो निश्चित रूप से आप सराहे जाएंगे। और सोचिए, एक 10-12 करोड़ की फिल्म आती है, वो 300 करोड़ तक का बिजनेस कर जाती है, क्योंकि वह लोगों को, उनके दिल को, उनकी सोच को प्रदर्शित करती है, उनके दिल को छूती है। उनको लगता है कि ये हमारी कहानी है, हमारी सच्चाई है। अब आप हर 6 महीने पर एक फिल्म बना देना चाहते हैं, स्क्रिप्ट पर आप कोई काम करना नहीं चाहते हैं, 2-4 ऐसे कलाकार हैं कि जिनके चेहरे पर आप सोचते हैं कि हम 100 करोड़ कमा के निकल जाएंगे। अब ऐसा संभव नहीं है। अब दर्शकों के सामने ढेर सारे विकल्प हैं। इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया का साहित्य और सिनेमा उसके पास है। आपकी चोरियां बहुत हो जाती थी, बड़ी आसानी से आप साउथ की फिल्मों को तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों को डब करके आप दिखा देते थे, रीमेक करते थे। भाई अब आपकी फिल्में वो क्यों देखेगा, वो ओरिजिनल देख लेगा ना। इसी तरह आप वर्ल्ड सिनेमा से भी कहानियां चुराते थे और हूबहू डायलॉग आप बेशर्मी के साथ दिखा देते थे। अब ऐसा नहीं चल सकता है। सबटाइटल्स के साथ फिल्में उपलब्ध हैं। अब तो थिएटर में भी जाने की जरूरत नहीं, इतना पैसा कोई खर्च क्यों करेगा। OTT पर कुछ दिनों में फिल्में आ जाती हैं, जिसको वो देख सकता है अपने हिसाब से। तब आप सुधरिए, अच्छी कहानियां लिखिए, उनका बेहतरीन प्रस्तुतिकरण करिए और ईमानदारी से भारत की सभ्यता संस्कृति को दिखाइए, उस पर गर्व अनुभूति को दिखाइए और फालतू का बकवास मत करिए। और विक्टिम कार्ड तो बिल्कुल मत खेलिए, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब जनता बहुत समझदार है। और आपने हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के सामने आप गिड़गिड़ाए हैं, अच्छी बात है। आप जनता की ताकत समझ रहे हैं और आप सही जगह अपील भी कर रहे हैं। और आप बेफिक्र रहिए, उनके कहने पर भी जनता नहीं सुनेगी, क्योंकि जनता को मालूम है क्या सही क्या गलत है। और वो कहेंगे भी नहीं कि क्या बाइकआउट करें क्या ना करें, क्योंकि अब यह जनता के हाथ में है। किसी के कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको जो देखना है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे। आप ही लोग तो अपील करते थे, फिर काहे परेशान हो रहे हैं। आप अपने अभिनय, कहानी लेखन और तकनीक पर भरोसा रखिए। आप जरूर, आपकी फिल्में देखी जाएंगी और आप सराहे जाएंगे। पर जो बकवास करते रहते हैं, अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।